नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं आपको भारत के भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ऐसे तो आपने ज्योग्राफी की तैयारी की होगी कभी ना कभी, लेकिन ऐसे सवाल मैं करवाऊँगा जो आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी आपकी रिविज़न हो जाएगी और एग्ज़ाम में हो सकता है इन्हीं सवालों में से आपसे ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाए। तो वीडियो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सवाल बार बार रिपीट हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और ज्योग्राफी के ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीपली सवाल किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी से नहीं पूछे जाते हैं। रेगुलर जो जीके होता है ज्योग्राफी का, वही बार बार हमें देखने को मिलता है। तो सारे सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में इनमें से आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब वन लाइनर है और जल्दी से वीडियो सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। कौन सी देशांतर रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है? भाई, ऐसी देशांतर रेखा जो भारत का प्रमाणित समय निर्धारित करती है, तो ये है -82.5 डिग्री पूर्व की दिशा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? सबको पता है, 7वां स्थान है। अगला सवाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका में से किस देश का मानक समय वही है जो भारत का है? तो दोस्तों, श्रीलंका और भारत का मानक समय सेम है। ठीक है। अगला सवाल, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो भारत में दोस्तों जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो सबसे प्राचीनतम भू आकृति वाला भाग माना जाता है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसको पंबन चैनल जो है, ये मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, पंबन चैनल। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान तथा वेस्ट बंगाल में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों, ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बाकी इन तीनों राज्यों से, गुजरात से भी, राजस्थान से भी और पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। अगला सवाल है, म्यांमार भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है भारत की? म्यांमार के साथ में। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कौन सी है? 8 डिग्री 4 N। ये क्या है? मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? लाखों में आपको बताना है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का लगभग क्षेत्रफल है। अगला सवाल है, भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण का विस्तार लगभग कितने किलोमीटर है? तो ये दोस्तों आपको पता है, 3200 किलोमीटर है। कहाँ से? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण का विस्तार। अगला सवाल है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा देशांतर में कितना है? 97 डिग्री 25 अगला सवाल है, सॉरी, अगला सवाल है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 37 डिग्री 6 उत्तरी तथा अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4। ठीक है, 8 डिग्री 4 इसका क्या है? विस्तार है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको जानकारी रखनी है। भारत का अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग कितना है? तो ये 2900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक पूर्व से पश्चिम का विस्तार। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से गुजरता है। अगला सवाल, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर है, जो भारत की स्थल सीमा है उसकी लंबाई। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ में दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत में पश्चिम तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। याद रखना, पश्चिम तट का जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण तट कहते हैं। अगला सवाल, पाक जल डमरू तथा मनार की खाड़ी द्वारा निर्मित
तंग समुद्री जलमार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो श्रीलंका जो है ये भारत से थोड़ा अलग स्थित है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को दोस्तों भारत का सबसे छोटा दिन होता है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। अगला है हविलर द्वीप का नाम क्या है? तो इसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। आपको पता होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नामांकन हुआ है, हविलर द्वीप। हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मालदीव सबसे छोटा द्वीप है हिंद महासागर का। अगला है निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में आपको लिखना है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। तो ये दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो भुवनेश्वर होगा, इसके बाद में दोस्तों आ जाएगा हैदराबाद, इसके बाद में दोस्तों आ जाएगा आपका चेन्नई और उसके बाद में आ जाएगा कोचीन। तो ये उत्तर से दक्षिण का शहरों का क्रम है। अगला दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित एक स्टेशन है। स्वचालित एक क्या है? स्टेशन है दक्षिणी गंगोत्री। अगला सवाल क्या है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो ये प्रवाल भीति से इनकी उत्पत्ति हुई है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, थार का मरुस्थल। पंजाब, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र सीमा साझा नहीं करता है, राजस्थान, गुजरात और पंजाब इन तीनों की सीमा लगती है। अगला सवाल, भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो भारत के 9 राज्यों के समुद्र तट लगता है। काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालबार तट, कोरामंडल तट में से कौन सा तट पश्चिम तट का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये जो कोरामंडल तट है ये पश्चिम तट का भाग नहीं है, बाकी ये सभी पश्चिम तट के भाग है। अगला सवाल, किसे कोची का जुड़वां शहर कहा जाता है? तो एर्नाकुलम को दोस्तों कोची का एक जुड़वां शहर कहा जाता है। सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो म्यांमार दोस्तों पता होना चाहिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है सुदूर पूर्व क्षेत्र में। नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड की दोस्तों मिजोरम के साथ सीमा नहीं है, बाकी म्यांमार, असम, त्रिपुरा इन तीनों की सीमा लगती है नागालैंड से। अगला सवाल है, भारत की किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? तो हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। कौन कौन से राज्यों की मिलती है? तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात। अगला सवाल, असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो मणिपुर की जो सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, बाकी दोस्तों भूटान, नागालैंड, असम इन तीनों की सीमा अरुणाचल प्रदेश से लगती है। सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बना हुआ है? तो भोपाल जो है ये दोस्तों किसी भी नदी के तट पर नहीं बना हुआ है। अगला है, कानपुर, पटना, वाराणसी एवं लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पर है, गंगा नदी पर स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो यूपी की जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों से लगती है, क्योंकि ये मिडिल स्टेट है और काफ़ी बड़ा भी है। इसके बाद अगला सवाल है, अंडमान और तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल चोटी इनकी सबसे ऊंची चोटी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। तो स्टेट एंड कैपिटल आप सबको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो रांची दोस्तों है झारखंड की राजधानी। गांधीनगर दोस्तों गुजरात की राजधानी है। पटना की राजधानी बिहार है। भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश है। और लखनऊ राजधानी किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और पणजी किसकी है? तो गोवा की है। और पोर्ट ब्लेयर किसकी है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की है। अगला, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इन तीनों से लगती है। अगला है, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा ये सभी राज्य छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा
साझा करते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो एमपी दोस्तों हरियाणा के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा यानी समुद्र तट की रेखा है। अगला है, अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ तथा कोटा में से चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कोटा शहर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पर है, चंबल नदी के ऊपर है। अगला सवाल, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर तथा पुणे में से मुल्ला मुठ्ठा नदियों के तट पर कौन सा शहर है? तो मुल्ला मुठ्ठा नदियों के तट पर पुणे शहर है। भरूच, भोपाल, कोटा तथा नागपुर में से नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो भरूच जो है ये दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला है, बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ तथा कोटा में से महानदी के तट पर कौन सा शहर है? तो कटक शहर जो है ये दोस्तों महानदी के तट पर है। अगला, बद्रीनाथ, अयोध्या, इलाहाबाद तथा लखनऊ में से अलकनंदा नदी पर कौन सा शहर है? तो बद्रीनाथ जो शहर है ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला, बद्रीनाथ, नासिक, मथुरा, लखनऊ में से गोदावरी नदी पर कौन सा है? तो नासिक जो शहर है ये दोस्तों कौन सी नदी पर है? ये आपका गोदावरी नदी पर है। अगला, मथुरा, आगरा, कानपुर तथा कोटा में से गंगा नदी पर कौन सा तट शहर है? तो गंगा नदी पर कानपुर शहर बसा हुआ है। गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप, पुदुचेरी तथा चंडीगढ़ में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा इनमें से केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद आगे है दोस्तों, कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? सीमांध्र की नई राजधानी कौन सा शहर होगी? तो अमरावती शहर होगी। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है, यानी सी बीच सबसे लंबा कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों मरीना तट जो है ये सबसे लंबा समुद्री तट है। इसके बाद अब भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में आर्किड होते हैं। अगला, किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है? तो त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैरन आइलैंड पूछा जाता है तो ये अंडमान द्वीप समूह में है जो कि एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, पृथक करता है। इसके बाद आगे है दोस्तों, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है दोस्तों अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच। पश्चिम घाट को सामद्री भी के नाम से जाना जाता है, यानी सामद्री के नाम से किसको जाना जाता है? पश्चिम घाट को। अगला सवाल है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भूजल। भूजल दोस्तों भारत में ताजे जल का एकमात्र स्रोत है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर सेलों की परतों के बीच संचित भौम जल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जलमर। क्या कहते हैं? जल भर या जलमर, दोनों आपको ध्यान में रखना है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, कहीं जलभर भी आता है, कहीं जलमर भी आता है। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन जो जगह है ये दोस्तों सफ़ेद पानी के नाम से जानी जाती है। सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। फोसा मेघना एक दरारी निम्न भूमि है दोस्तों। फोसा मेघना क्या है? एक दरारी निम्न भूमि है। नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में सर्वाधिक दोस्तों नदी और पहाड़ियाँ स्थित है, नदी पहाड़ियाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कार्डियमम पहाड़ी स्थित है। इसके बाद लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इनको मर्ग कहा जाता है दोस्तों, मर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय श्रेणियों के अंदर जो छोटे छोटे घास होते हैं उसको। अगला है, बुर्जिल्ला दर्रा किस राज्य में है? बुर्जिल्ला दर्रा आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर में है जो कि अविभाजित है। मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये दोस्तों आपकी है केरल में अवस्थित।
हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय की जो तलहटी वाली श्रृंखला है उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित पर्वत कौन सा है? तो ये है दोस्तों अरावली पर्वत। इसके बाद है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये दोस्तों गुजरात में है। गए से गिरनार, गए से गुजरात, याद रखना है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? तो आपको पता होना चाहिए, टेथिस सागर के अवशेषों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में दोस्तों प्रसिद्ध लोकटक झील है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो वलित पर्वत श्रेणी में आता है हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अगला है सुमेलित करना है आपको, शिव समुद्र तम प्रपात जो है वो कहाँ पर है? ये कावेरी नदी पर है। धुआंधार प्रपात कहाँ पर है? तो ये नर्मदा पर है। सहस्त्रधारा प्रपात ये बाल्दी नदी पर है। और गर्शोपा प्रपात ये कहाँ पर है? ये सारावती नदी पर है। तो सारे आपको ये प्रपात याद रखना है। अगला है जोग। जोग कहाँ पर है? तो जोग दोस्तों कर्नाटक में है। पापनासम कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। धुआंधार कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। और हुंड्रू कहाँ पर है? ये झारखंड के अंदर है। अगला है काली और तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो नेपाल हिमालय बीच में स्थित है काली और तिस्ता नदियों के। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। अगला है कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर दोस्तों आपकी कोलेरू झील स्थित है। अगला है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पार्श्वनाथ चोटी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित है? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे संबंधित है पटकाई पहाड़ियाँ। अगला तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच कौन सा हिमालय का भाग आता है? तो असम हिमालय का भाग आता है तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैल जाता है। तो ये दिहांग महाखंड है जो सीमा की ओर फैलता है। अगला नाथुल्ला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में है। नाथुल्ला दर्रे के बारे में बहुत बार पूछा गया है। कौन सी भारतीय झील भारत के लेगुन झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील को दोस्तों भारत की लेगुन झील भी बोला जाता है। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऊंची चोटी है। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वतमाला जो है, पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? छिन्न अंग वाली भारतीय महिला है अरुणिमा सिन्हा दोस्तों। अगला सवाल है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो माउंट आबू दोस्तों आपको पता होना चाहिए अरावली। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही जिले में है। ये एक हिल स्टेशन है, ये भी काफ़ी फेमस है। नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो नैनीताल दोस्तों भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लेक डिस्ट्रिक्ट मतलब झीलों का जिला। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बाहरी सबसे है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला सवाल है भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? गर्म मौसम भारत में दोस्तों होता है मार्च से लेकर मई तक। मार्च से मई तक के सभी महीने गर्म अवधि में आते हैं। भारत में ठंड के मौसम सर्दी की अवधि का समय कौन सा? दिसंबर से लेकर फरवरी तक सर्दी का है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का माना गया है, किस प्रकार का कहा गया है? तो मानसूनी जलवायु है, भारत के अंदर मानसून के ऊपर निर्भर है। भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? तो दोस्तों ये है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक भारत में मानसून वापस लौटता है। फिर है नॉर वेस्टर्स या काल बैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान जो प्रमुख है, कहाँ पर है? भारत तथा बांग्लादेश के अंदर ये प्रमुख है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में दोस्तों आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन सी जगह पर? मानसिनराम में। अगला है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिम तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? इसका कारण है कि पश्चिम घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश
हो जाती है। अगला, पश्चिम विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू एवं मेगा सावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल तथा गुजरात में किस राज्य में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पंजाब राज्य के अंदर दोस्तों पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। अगला है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं। अगला है, पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ये एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र होने की वजह से कम वर्षा होती है। अगला सवाल है, बिहार के शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है? यहाँ दोस्तों हम अफवाह तंत्र के सवाल देखने वाले हैं। मोस्ट जो सवाल है ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं। अगला, चंबल नदी किसकी उपनदी है? तो ये यमुना की उपनदी है। मैं आपकी बस रिविजन करवा रहा हूँ, बस ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा इस सेशन में। आप सब ने ये पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिविजन हो जाएगी। आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल भी देखने को मिलेंगे। रावी, चिनाब, व्यास तथा सतलज में से कौन सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में से नहीं है जिस पर भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के तहत नियंत्रण मिला? तो ये दोस्तों है चिनाब, ठीक है। अगला सवाल देखो, सिंधु जल संधि 1960 भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुई थी सिंधु जल संधि। अगला, सही सुमेलित करना नदी और पड़ोसी देश के साथ में जो समझौते हुए हैं। सिंधु नदी को लेकर दोस्तों भारत का पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है। गंगा नदी को लेकर बांग्लादेश के साथ में, कोसी नदी को लेकर दोस्तों नेपाल के साथ में भारत का समझौता हुआ है। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो रावी नदी दोस्तों पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना बोला जाता है। अगला सवाल है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा और सोन, ये 2 नदियां हैं जो निकलती तो अमरकटक पठार से हैं लेकिन बहती अलग अलग दिशाओं में है। अगला है, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा एवं बेतवा में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो बेतवा नदी दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का है उत्तराखंड तथा तिब्बत से। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों तवा नदी। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को रावी, सतलज, झेलम, व्यास में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं है? तो दोस्तों झेलम नदी पर भारत के पास में विशिष्ट अधिकार नहीं है। हिमालय पार की नदियां हैं तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये तीनों नदियां हिमालय पार की नदियां हैं। अगला है, नर्मदा, तापी, मांडवी तथा महानदी में कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो महानदी दोस्तों एस्चुअरी नहीं बनाती है। अब है दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड सवाल जो पूछे गए हैं। गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है कार्बी आंगलोक, असम के अंदर है गर्म पानी अभ्यारण्य। सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के किस राज्य में है? तो ओडिशा के अंदर दोस्तों सिमलीपाल जैव आरक्षित जगह है। भारत में मैग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में दोस्तों मैग्रोव वन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार पूछे गए हैं। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। एक आंकलन के अनुसार शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन नष्ट हुए हैं जबकि उष्णकटिबंध में लगभग दोस्तों 40% वन नष्ट हुए हैं। अगला सवाल है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो टुड्रा जो वन होते हैं ये दोस्तों शैवालों और काई से बने हुए होते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को पहले किस नाम से बुलाया जाता था? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से इसको बुलाया जाता था, जिसको वर्तमान में केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख प्राणी है जो कि लुप्तप्राय है। अगला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है, तो बारहसिंगा के रूप में इस प्रजाति को जाना जाता है, दलदली हिरण।
अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये दोस्तों है कर्नाटक राज्य के अंदर। एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों नंदा देवी और फुलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में आपको देखने को मिलते हैं। तो एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए दोनों। अगला है किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक दोस्तों है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल के अंदर। अगला कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। मैंग्रोव वे पेड़ है जिनमें होता है, क्या होता है, श्वसन करने वाली जड़ें होती है दोस्तों। अगला है भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बना था। जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में संख्या को आप एक बार जरूर कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसको लेकर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। अगला सवाल है भारत में सुंदरबन, मनार की खाड़ी, नंदा देवी तथा कार्बेट में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, तो कार्बेट दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है। असम, कर्नाटक, मिजोरम एवं उड़ीसा में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व है, तो दंपा दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों आपका मिजोरम के अंदर। अगला सवाल है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये दोस्तों है कोलकाता में। याद रखना सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय। अगला सरिस्का और रणथंभौर सिंह, हिरण, बाघ तथा भालू में से किसको सुरक्षित स्थान माना जाता है, बाघ का ये सुरक्षित स्थान माना जाता है, सरिस्का और रणथंभौर। अगला है गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा मध्य प्रदेश में से भारत कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, तो पश्चिमी घाट जो है ये ढका हुआ है। अगला सवाल है कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों भारत का कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था ये, तो सुंदरलाल बहुगुणा का सीधा संबंध चिपको नारा और पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था से है। आगे सवाल है परियोजनाओं से संबंधित। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये है दोस्तों महानदी पर बनाया हुआ। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। अगला उकाई परियोजना स्थित है। उकाई दोस्तों गुजरात में तापी नदी पर स्थित एक परियोजना है। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो मचकुंड दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो ये दोस्तों केरल में है। याद रखना इडुक्की जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट भी है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है, तो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है, काकरापार दोस्तों गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है, तो पाकिस्तान दोस्तों किशनगंगा बांध परियोजना पर बड़ी आपत्ति करता है, उसको इससे प्रॉब्लम होती है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है, तो ये एक सांविधिक निकाय है दोस्तों, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है जो कि सबसे ऊंचा बांध है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है जो कि राजस्थान राज्य के अंदर है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो सतलुज नदी के ऊपर या सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है जो कि बहुत बड़ी परियोजना है। अगला सवाल है किस नदी की जन्म दर को किस तरह से किस देश की जन्म दर को किस तरह परिभाषित किया जाता है, तो एक वर्ष में प्रति 1000 जन्मों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसके आधार पर लिंगानुपात की गणना होती है। जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंगानुपात शब्द का सही अर्थ क्या है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक सवाल है। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगला है ओडिशा
पंजाब, महाराष्ट्र एवं मिजोरम में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की है? तो मिजोरम राज्य की दोस्तों इनमें सर्वोच्च साक्षरता दर है। केरल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र में किस में सबसे कम साक्षरता है? तो दोस्तों बिहार की साक्षरता सबसे कम है। अगला है भारत में केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? तो केरल के अंदर दोस्तों जन्म दर न्यूनतम है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ये भारतीय जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल। आई होप आप सबको ये अच्छे लगे होंगे। सभी सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपसे डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। वीडियो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल आपके लिए नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है और हो सके तो वीडियो सेशन को शेयर करना है आपके फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी आप जहाँ भी शेयर करना चाहो, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।